नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। पॉलिटिकल पंचायत में आज एक बार फिर से बड़ौदा की बात होगी, क्योंकि तमाम सियासी संग्राम बड़ौदा को लेकर ही छिड़ा हुआ है। इसलिए हम लगा रहे हैं पंचायत, जिसमें तमाम राजनीतिक दल हमारे साथ शिरकत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक अहम बयान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से सामने आया। इस बयान को सुनिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। दर्शक जी उल्टा कहते हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। आखिरी समय जब किसी का होता है जीवन के किसी भी पड़ाव का, वो अच्छे काम करता है। उन्होंने भी जो है योगेश्वर दत्त को आशीर्वाद दे देना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा कैंडिडेट, पद्मश्री प्राप्त कैंडिडेट, खेल रत्न अवार्डी, अर्जुन अवार्डी, ऐसे महान खिलाड़ी के समर्थन में खड़ा हो जाना चाहिए। चलिए अब मिलवाते हैं आपको तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से, और उसके बाद पंचायत की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवीण अत्रे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की तरफ से आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और संदीप गोयल जी हमारे साथ इनेलो की तरफ से जुड़े हुए। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रवीण अत्रे जी, क्या सिर्फ इलेक्शन का यही एक पैमाना होना चाहिए कि योगेश्वर दत्त इतने महान खिलाड़ी, कोई दो राय नहीं है इसमें, उनको आप राजनीति में लेकर के आए और उनको आपने कैंडिडेट बना दिया, तो आप कहेंगे कि सिर्फ इसी आधार पर इस खिलाड़ी को राजनेता बना दो, एमएलए बना दो, क्योंकि इसने देश का नाम रोशन किया है? जो देश प्रेमी हो, देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखता हो, अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए बेहतर करने का जज्बा रखता हो, योगेश्वर दत्त अपने प्रारंभिक जीवन में बतौर खिलाड़ी अपनी इस योग्यता को दिखा चुके हैं, अपनी इस योग्यता को सामने रख चुके हैं। अब बतौर राजनेता अगर किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा हो, उसकी सोच ऐसी हो, तो ये बात हम जानते हैं, सभी जानते हैं कि ऐसा व्यक्ति जब राजनीति में आएगा तो वो बेहतर काम करेगा, अच्छा काम करेगा, क्योंकि उसका जीवन का प्रारंभिक जो जीवन बीता वो उसने साबित करके दिखाया। आपने तीन उतारे अगर थे, हम करते हैं मुकाबला दूसरे कैंडिडेट का जो उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। 3 उतारे थे आपने विधानसभा चुनाव में। 3 में से आपके 2 खिलाड़ी हार गए। दोनों ने देश का नाम रोशन किया था। इनफैक्ट तीनों ने किया था। एक को मतदाताओं ने चुना, भेजा, लेकिन बाकी 2 को नकार दिया। जी देखिए, ऐसा है साकेत, लोकतंत्र के अंदर जनता का मत जो है वो सर्वोपरि होता है। 3 खिलाड़ियों को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में उतारा। भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया कि खेल और खिलाड़ियों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी कैसे करती है। उनमें से एक जो है चुनाव जीत गए, जिनको मंत्री बना दिया गया, और दूसरे को चेयरमैन बना दिया गया, बल्कि हालांकि वो चुनाव हार गए थे, और तीसरे को दोबारा से मैदान में उतारा भारतीय जनता पार्टी ने। क्या यह बताने के लिए काफी नहीं है कि खेल और खिलाड़ी के प्रति भारतीय जनता पार्टी की सोच कितनी सकारात्मक है? क्या यह बताने के लिए काफी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी पर तो कोई सवाल उठा ही नहीं रहा प्रवीण अत्रे जी। ना तो मैं इस सोच पर सवाल उठा रहा हूं, ना कोई सी अन्य पार्टी ने इस सोच पर सवाल उठाए। वो आपका इंटरनल मैटर है। आप कितने पूरे खिलाड़ियों को ही उतार दीजिए 90 के 90 विधानसभा में। पूरे हिंदुस्तान का जब लोकसभा का चुनाव हो, पूरे हर जगह पूरे लोकसभा सीटों पर आप चाहिए तो सारे खिलाड़ियों को उतार दीजिए। देश में खिलाड़ियों की कमी नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यही एक पैमाना होना चाहिए? ठीक है, खैर साकेत, ऐसा है, मैं एक मिनट देखिए, क्या केवल यही एक पैमाना होना चाहिए? ऐसा नहीं है। मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि प्रारंभिक जीवन में अगर किसी व्यक्ति ने अपने कर्तव्य को साबित करके दिखाया हो, तो क्या वो यह साबित नहीं करता कि उसके बाद का जो उसका सार्वजनिक जीवन है उसमें वो इससे भी बेहतर करेगा? केवल यह बताने की कोशिश है कि इससे ज्यादा अच्छा करेगा, क्योंकि अपने प्रारंभिक जीवन में अपनी सोच को वो दिखा चुके हैं, साबित कर चुके हैं कि देश के लिए उन्होंने कितना बड़ा काम किया। ठीक है, हमारे लिए ठीक है गोयत साहब, सवाल आपसे ये है कि अभय चौटाला जी का स्टेटमेंट सामने आया। अभय चौटाला जी ये कहते हैं कि बड़ौदा में अगर किसी ने विकास किया है तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल ने किया है। सर, मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल ने किया तो आप लगातार हारने क्यों लग गए वहां से? दूसरी बात ये कि हारने के बावजूद आप क्या अपनी बात पहुंचा नहीं पाते मतदाताओं तक कि इनेलो ने ही विकास किया है, यहाँ पर इनेलो को ही चुन करके भेजिए? या मतदाताओं को ऐसा लगता है कि बड़ौदा से अगर जिता भी दिए तो सरकार तो इनकी बननी नहीं है, तो फायदा कुछ होना नहीं है? क्या रीजन है संदीप गोयल जी? पर एक बात बताना चाहूंगा, इंडियन नेशनल लोकदल ही एक ऐसी पार्टी है जिसने बड़ौदा हल्के के अंदर बहुमुखी विकास कार्य किए।
मैं हर बार टीवी डिबेट में रिपीट कराता हूँ, आउलाना की शुगर मिल हो, गोहाना के पास सब्जी मंडी हो, बड़ौदा के पास है अनाज मंडी हो, 200 एकड़ तक की अनाज मंडी, और इतने विकास कार्य, रजबाओं का निर्माण, ट्रेनों की चौड़ाई बढ़ाना, स्कूल अपग्रेड कराना, बिजली घर के पावर स्टेशन को अपग्रेड करना, गाँव की गली गली पक्का करना, संदीप गोयल जी, स्कूलों के अब अंदर ये पहली ठीक कक्षा है, से अंग्रेजी ये बात आप कई बार कह चुके हैं, कई बार हम सुन चुके हैं। एक चीज संदीप जी ये बताइए कि आपने ये तो बता दिया कि इनेलो ने ये किया था, कांग्रेस और बीजेपी ने क्या क्या नहीं किया ये बता दीजिए जरा। साकेत जी, कांग्रेस और बीजेपी ने तो कोई एक ऐसी ईंट भी रखी हो जिसकी चमक दिल्ली और चंडीगढ़ तक दिखाई देती हो। बड़ौदा तो आप बड़ौदा हल्के में ही दिखाई नहीं देती इनके विकास कार्य के, गिनाते तो बहुत ज्यादा हैं। लोग इनसे पूछते हैं कि आपने क्या काम किया। भूपेंद्र हुड्डा की मीटिंग में लोग उनसे सवाल करते हैं कि आपने यहाँ के लोग युवाओं को रोजगार भी नहीं दिया, आपने कोई विकास कार्य नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी का तो इतना बुरा हाल है कि 6 साल हो गए ये वोट मांग ही नहीं सकते विकास के नाम पर, 1 रुपया इन्होंने विकास कार्यों को नहीं लगाया। और जहां दूसरा सवाल था जी आपका कि जनता को खुद पता है कि आज अगर कोरोना काल के अंदर किसान की मंडी के अंदर जब उसकी फसल पिट रही थी और किसान रो रहा था तो उसकी एक पुकार के ऊपर अपनी जान जोखिम में डालकर चौधरी अभय सिंह चौटाला कोरोना काल में मंडी के बीच गए, किसानों की फसल बिकवाई। पहले तो उनका फसल बिकवाने का काम किया, फिर उनकी दाने दाने बिकवा कर उनकी पेमेंट करवाने का जो जिम्मा चौधरी अभय सिंह चौटाला ने लिया और किसी नेता ने नहीं लिया। सब ऐसी कमरों में बैठे आराम फरमा रहे थे। आज वोट की राजनीति करने के लिए तो भीड़ में आ गए, लेकिन जब किसान की दुर्गति हो रही थी उस समय कोई भी नहीं आया कोरोना का बहाना लेकर। तो विकास का और किसान के प्रति जो पार्टी का जो हमारा स्टैंड है वो बड़ौदा हल्के की जनता जानती है। और रही बात हार जीत की, तो हार जीत तो साकेत जी अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव हारे, इंदिरा गांधी जी चुनाव हारे, चौधरी देवीलाल जी चुनाव हारे, चौधरी बंसीलाल जी चुनाव हारे, लेकिन राजनीति में फिर दोबारा शिखर पर पहुंचे। उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हमें उम्मीद है बड़ौदा हल्के की जनता हमारे द्वारा किए गए विकास कार्यों को ध्यान में रखकर इंडियन नेशनल लोकदल में जो किसानों के लिए संघर्ष किया, जो कृषि कानून के जरा आनंद बियानी जी से उसमें साथ देगी। आनंद बियानी जी से एक चीज जान लेते हैं संदीप जी, एक बार आनंद बियानी जी से जान लेते हैं। आनंद जी, संदीप जी ने इस बात का जिक्र कर दिया कि इंडियन नेशनल लोकदल ने क्या क्या किया और कांग्रेस ने क्या क्या नहीं किया। पूरे 10 वर्ष की सरकार हमारी जब रही जी, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में और बहन शैलजा जी के सहयोग से हुड्डा साहब ने 10 वर्षों के अंदर हर एक उस व्यक्ति को, गरीब आदमी को 100-100 गज के प्लाट दिए, उनको मकान बनाने का काम किया। हर घर में पानी हो उसके लिए टूटी टंकी और कनेक्शन दिया। हर घर में बिजली हो उसके लिए राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत वहां कनेक्शन लगवाए। हर व्यक्ति को रोटी मिले खास सुरक्षा विधेयक लागू किया। महिलाओं के सम्मान में राखी पर फ्री बस यात्रा चालू की। हर बच्चा शिक्षित हो, गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप हमने दी। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी हमने बनाई। किसानों की फसल सुरक्षा के लिए कृषि बीमा योजना हमने लागू की। किसान कर्ज अदा न कर पाए उसमें पहले जेल हो जाती थी, वो हमने विधेयक खत्म किया। 1600 करोड़ रुपए के हमने बिजली के बिल माफ किए और हमारे को जो बिजली की समस्या विरासत में मिली थी, हमने 5 पावर प्लांट जो है पूरे प्रदेश में यही पूछने वाला हूं संदीप जी। आपने जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का जिक्र किया, ये बड़ौदा के लिए क्या सर? ये पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। चुनाव तो बड़ौदा का है ना सर, चुनाव तो बड़ौदा का है ना। आप फरीदाबाद के विकास को बता करके बड़ौदा में वोट मांगेंगे क्या? साकेत जी, 5 चीजें मेन होती है, शिक्षा, सड़क, पानी और बिजली। आपने बड़ौदा में कितने स्कूल बनवाए थे आनंद बियानी जी? 10 साल में बड़ौदा में कितने स्कूल बने थे और कितने स्कूल अपग्रेड हुए थे आनंद बियानी जी? 18 स्कूल अपग्रेड हुए थे। और कितने नए स्कूल बताए थे आपने? अत्रे जी हंस के आ रहे हैं, 6 वर्ष में आपने क्या किया? हंस के आ रहे हैं आप। 6 वर्ष में आपने सवाल का जवाब दे दो। जाऊंगा मैं अत्रे जी से भी पूछूंगा। आनंद जी, मैं अत्रे जी से भी पूछूंगा। अभी तो आपकी बारी है। नए स्कूल कितने बनाए? नए कोई अस्पताल बनाया हुआ आपने बड़ौदा में? स्कूल बने, 3 हॉस्पिटल नए बने। नोट कीजिए प्रवीण अत्रे जी, नोट करते रहिए, इसका काउंटर भी करना। नोट कर रहा हूं जी, मैं कर रहा हूं। जनरल जितनी भी बातें थी, सड़क, शिक्षा के लिए, पानी के लिए, किसी भी व्यक्ति को संदीप जी आप भी नोट कीजिएगा। इनके भाजपा के राज के अंदर रोजाना सड़क पे लोग आ रहे हैं, किसान सड़कों पे बैठे हैं, जेबीटी टीचर सड़कों पे बैठे हैं। आपने पर्टिकुलर बड़ौदा के लिए बताया कि 3 वहां पर अस्पताल आप लोगों ने बनाए, 18 स्कूलों का अपग्रेडेशन किया और नए स्कूल कितने बनवाए? मैं भूल गया। 7 स्कूल। 7 स्कूल। ये आंकड़े
ऑथेंटिक है ना आनंद जी? ऐसा ना हो कि हम इसको क्रॉस चेक करें और पता चले कि ये अस्पताल तो एक बना भी नहीं। आप क्लियर कर ले, आपके पास तो सारे डाटा है। ठीक है, जरा मैं आपने तो काउंटर, डाटा फिलहाल लेके तो मैं रखे हैं। काउंटर यहीं पर ले लेता हूं प्रवीण अत्रे जी और संदीप गोयल जी से, उसके बाद जमीनी हकीकत भी रख देंगे हम अपने दर्शकों के सामने। प्रवीण अत्रे जी, पहला सवाल ये है, काउंटर कर लीजिएगा आप आनंद जी को, लेकिन पहला सवाल यह है कि 6 साल में भारतीय जनता पार्टी यह दावा करती है कि विकास कराया है, और सबका साथ सबका विकास की बात आपके प्रदेश के शिक्षा मंत्री भी कर रहे हैं। क्या बड़ौदा में वाकई विकास कर पाए आप? उसके बाद काउंटर कीजिएगा आनंद जी को। जी, नहीं, देखिए आनंद जी को काउंटर तो मैं बाद में कर लूंगा, लेकिन जब आपने मेरे से पहला सवाल पूछा था, मैं उसमें कुछ ऐड करना चाहता था, और मैं चाहूंगा मैं अभी ऐड कर दूं, क्योंकि आपने उस वक्त विशेष तौर पे उम्मीदवार के ऊपर सवाल पूछा था। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, केवल एक तुलनात्मक बात कहूंगा। देखिए, योगेश्वर दत्त, जिसके बारे में पूरा प्रदेश जानता है, बड़ौदा के हल्के के लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है और विश्व जानता है कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी है, देश का नाम रोशन किया है। उनके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के, जिनका निकनेम बालू है, उनकी उपलब्धि ये है कि वो गोलीबाज है। उन्होंने 2003 में चुना पंचायत के अंदर गोली चलाई, समझ सकते हैं। 2 उम्मीदवार आमने सामने है, दोनों का चरित्र कैसा है, ये तो उम्मीदवारों का तुलनात्मक अध्ययन हो गया। अब आपके सवाल का, देखिए मैं यहाँ पे नेशनल लोकदल की बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मेरा विषय ये नेशनल लोकदल है ही नहीं है, इसलिए मैं चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन मैं कांग्रेस के मित्र ने, जैसे आपने सवाल पूछा बड़ौदा का, देखिए बड़ौदा के अंदर सबसे बड़ी समस्या, चाहे वहां पे लोकदल का उम्मीदवार जीता हो, चाहे वहां कांग्रेस का उम्मीदवार जीता हो, और ये ऑन रिकॉर्ड है, श्री कृष्ण हुड्डा जो स्वर्गवासी हो गए हैं, वो भी अक्सर अपनी बात बार बार मीडिया के सामने भी करते रहे। पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या थी बड़ौदा हल्के के अंदर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, मनोहर सरकार आती है, इस समस्या को एड्रेस करती है। इस समस्या को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़ौदा हल्के के अंदर 14 नलकूप नए लगाती है, 6 नहर आधारित जलघर स्थापित करती है, 8 बूस्टिंग स्टेशन लगाए जाते हैं, जिससे कि हल्के के लोगों को पीने का स्वच्छ पानी मिल सके। उसके बाद जिसका जिक्र बार बार होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आती है तो बड़ौदा हल्के के अंदर मार्केटिंग बोर्ड जो है 87 किलोमीटर की नई सड़कें बनाता है और 66 किलोमीटर सड़कों की मुरम्मत होती है। PWD के जरिए 221 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत होती है और 45 सड़कें विशेष तौर पे यहाँ पे नहीं बनाई जाती हैं। इसके बाद समस्या आ जाती थी बड़ौदा के अंदर बिजली की, क्योंकि बड़ौदा एक ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पे बहुतायत के अंदर किसान हैं जो खेती पे उनका जीवन जो है वो आधारित है। इस समस्या का समाधान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 3 नए सब स्टेशन बनाए बड़ौदा के अंदर, 239 किलोमीटर लंबी लाइनें बिछाई, 1014 नए ट्रांसफार्मर लगाए। उसके बाद जो समस्या आती थी वहां पे, वो जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी बहुत जरूरत थी, जैसे ग्राम सचिवालय है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 19 ग्राम सचिवालय बनाए, 50 गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा, नए 60 अटल सेवा केंद्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आके बड़ौदा हल्के के अंदर बनाए। अब शिक्षा की बात आती है, देखिए एक बड़ी समस्या थी, बड़ौदा हल्के के बच्चे अगर +2 पास कर ले उसके बाद कॉलेज के लिए उन्हें गोहाना जाना पड़ता था। बड़ौदा हल्के के अंदर बहुत बड़ी समस्या थी, जो कांग्रेस के मित्र यहाँ पे जिक्र कर रहे थे, आपको याद होगा भैंसवाल में एक बिल्डिंग बना दी गई कि हम यहाँ कॉलेज बनाएंगे, लेकिन कॉलेज कभी बनाया नहीं 10 साल में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आके उस बिल्डिंग में कॉलेज खोला, उस बिल्डिंग के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने आके इस बात को समझा कि बड़ौदा के युवाओं को रोजगार, क्योंकि सरकारी नौकरियों की एक लिमिटेशन रहती है, साकेत आप भी जानते हैं, पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 4 लाख सरकारी नौकरियां हैं जिसकी एक लिमिटेशन है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल में जो 85,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी वो अलग है। IIT के अंदर बनाएंगे जिससे कि वहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। ये जवाब देना चाह रहे हैं संदीप गोयल जी, जवाब देना चाह रहे हैं आपको प्रवीण अत्रे जी। संदीप गोयल जी का जवाब लेते हैं, सोचा ही नहीं है संदीप गोयल जी। संदीप जी बोलिए। भले वहाँ पे अत्रे जी ठीक है, उम्मीदवार जीता, भले वहाँ पे कांग्रेस का उम्मीदवार जीता, लेकिन इन समस्याओं को ठीक है प्रवीण जी, 1 सेकंड होल्ड कीजिए आप। यही कारण है कि बड़ौदा का जो मतदाता है वो सरकार के साथ जाएगा, क्योंकि इनके पास रीजन नहीं है। मान लीजिए वहाँ पे कांग्रेस जैसे दावे करती है, 4 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में, बड़ौदा का मतदाता बेहतर समझता है कि बेहतर विकास के लिए, युवाओं की तरक्की के लिए सरकार के साथ जाना बड़ौदा के मतदाताओं की इच्छा है। और कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर तो अभी जैसे इनेलो के प्रवक्ता भी जिक्र कर रहे थे, अगर किसी चुनावी मीटिंग के अंदर वहाँ का मतदाता खड़ा होकर हुड्डा साहब को ये कह दे कि साहब आपकी सरकार में तो केवल अमीरों को नौकरी, एक सेकंड प्रवीण जी, इससे बड़ा तमाशा
एक एक करके करके क्या हो सकता है? प्रवीण अत्रे जी, ठीक है, और सबसे बड़ी बात, प्रवीण जी, ठीक, कांग्रेस तो उसी ठीक है, दिन प्रवीण बड़ौदा जी। में चुनाव हार गई थी, प्रवीण जी, जिस दिन ठीक, शैलजा जी ठीक ने है, ये गुहार लगाई ठीक है, थी ठीक कि है। सभी आजाद प्रवीण जी, उम्मीदवार आप तक आवाज इकट्ठे नहीं हो पहुंच रही जाओ क्या? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। क्या उससे ये साबित नहीं हो गया था प्रवीण जी, कि कांग्रेस जो है वो प्रवीण काबिल अत्रे जी, नहीं है, ठीक है, संदीप जी का जरा जवाब ले लेते हैं। हिम्मत नहीं है, जवाब ले इसीलिए लेते हैं। शैलजा जी ने ऐसी गुहार लगाई है। जवाब ले लेते देखिए हैं। दो तरह के लोग चुनाव प्रवीण लड़ अत्रे रहे हैं, जी। एक भारतीय जनता पार्टी जो लगातार प्रवीण विकास अत्रे की जी, आप बात सुन कर पा रही रहे है, हैं? और आप सुन दूसरी पा रहे हैं? तरफ कांग्रेस के वो लोग जो जातिवाद की बात करते हैं, भाई भतीजावाद की बात करते हैं, प्रवीण अत्रे जी, आप क्षेत्रवाद की सुन पा बात रहे हैं करते क्या? हैं। अब समझ सकते हैं आप बेहतर कि बड़ौदा की जनता विकास के साथ जाएगी। ठीक है, संदीप गोयल जी का जवाब लेते हैं जरा। संदीप गोयल जी बोलिए। प्रियो, साकेत जी, शायद प्रवीण अत्रे भूल गए कि इस देश के अंदर किसान का बेटा भी एक बहुत बड़ा अच्छा उम्मीदवार बन सकता है, खिलाड़ी एक अच्छा खिलाड़ी हो सकता है। क्या किसान अरे योगेश्वर जी तो किसान का बेटा है भाई, क्या किसान का बेटा पहले खिलाड़ी बना। आप नहीं चाहते कि किसी गरीब किसान का पुत्र अंतरराष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनता है, कि भारतीय जनता पार्टी उसको मौका देती है, वो एक अच्छा नेता बने, आप नहीं चाहते? योगेश्वर दत्त भी तो एक गरीब किसान का पुत्र है। आपकी डिबेट को भी मैं कर सकता हूँ। नहीं, आप जो ये बात कह रहे हो तो आप इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते ना कि योगेश्वर दत्त प्रवीण जी, एक बार कंप्लीट कर लेने दीजिए। इस बात से आप कैसे इनकार करोगे? अत्रे जी, एक बार कंप्लीट कर लें। हाँ, संदीप जी बोलिए। मादा रखें। हाँ, बोलिए, बोल बोलिए। ली तो सच सुनने का भी मादा रखें। बोलिए संदीप जी, आपके बोलिए। खिलाड़ियों की बात आई, क्या आपको सुशील कुमार जैसे पहलवान अच्छा उम्मीदवार नहीं लगा? आपको वीरेंद्र सहवाग अच्छा? अरे सुशील कुमार बड़ौदा हल्के का नहीं है भाई, सुशील कुमार बड़ौदा हल्के का नहीं है, योगेश्वर बड़ौदा हल्के का। यार कैसे तर्क करते हो आप? ऐसे बचकाना तर्क कैसे कर सकते हो संदीप भाई? ऐसे बचकाना तर्क मत करो, अपनी सोच को इतना सीमित मत करो। योगेश्वर दत्त बड़ौदा हल्के से संबंधित है, एक छोटे किसान के पुत्र हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी है, एक बेहतर सोच के संकेत जी, अत्रे जी, ये अत्रे जी, एक भाजपा के सेकंड। प्रवक्ता में भाजपा के लोगों में बीमारी है क्या? ठीक, ये क्या कुतर्क ये है? केवल बात अच्छा, मुझे ठीक है, बताइए, प्रवीण जी, आपका टर्न आएगा, आपका टर्न आएगा, आप फिर बोल अरे भाई वो लीजिएगा। बड़ौदा हल्के का नहीं आप है। बोल लीजिएगा, एक बार सुन लेते हैं संदीप जी को, पूरा सुन लेते हैं। संदीप जी बोलिए प्लीज। साकेत जी, मैं एक गुजारिश करूंगा, या तो प्रवीण अत्रे का म्यूट कर दीजिए, आप इनको सिखाएं इस डिबेट में कैसे। अरे तो फिर इस तरह के कुतर्क मत करो संदीप भाई, इससे जनता के अंदर कंफ्यूजन पैदा हो। कम से कम तर्क को सही ढंग का करो। ठीक है प्रवीण जी, एक सेकंड सब्र कीजिए। बहुत बोल लिए, बहुत हाँ। कुछ फेंक लिया आपने, चुप रहिए, सुनने का मादा रखिए। बोलिए नहीं संदीप। सुनने का मादा क्या? तुम इस तरह के कुतर्क करोगे यहाँ पे बैठ के भाई, तुम 2.5% से 4% हो सकते हो, मान लेते हैं, लेकिन कुतर्क करके आप इस तरह की झूठी बात करोगे जिसका कोई बेस नहीं है, कोई सिर पैर नहीं ठीक है, सर। है। आप कंपैरिजन कर रहे हो सुशील प्रवीण कुमार जी, का, बहुत कम योगेश्वर वक्त है प्रवीण जी, वक्त ज्यादा नहीं है कि हम इतना ज्यादा खींच पाए। संदीप जी बोलिए। किस प्रकार से टीवी चैनल हाँ संदीप जी, प्लीज आइए आइए। साकेत जी, एक बात देखिए, बैंसवाड़ गांव में एकेडमी स्टेडियम खोलने के लिए जमीन दी गई। इनके प्रत्याशी ने अपने गांव के अंदर न खोल के बड़ी ब्राह्मण गांव के अंदर इन्होंने एकेडमी खोलने का काम किया। बैंसवाड़ के अंदर भी आप ऐसी सुविधाएं दे सकते थे। क्या ये भेदभावपूर्ण रवैया नहीं है? ऐसे उम्मीदवार की आप दुआई देते कि वो सचरित्रवान है? अरे आपको तो तारीफ करनी चाहिए इस विषय पे, ये भी आपका कुतर्क है। आपने साकेत जी, इनको चुप ये भी कुतर्क है। साकेत जी से ये पूछिए, अगर वो किसी दूसरे गांव को तरजीह देते हैं तो आपको तारीफ करनी चाहिए कि देखिए कितना अच्छा व्यक्ति है, पूरे क्षेत्र को एक बराबर देखता है, पूरा क्षेत्र को एक नजर से देखता है। ये तो तारीफ का विषय है, ये आलोचना का विषय थोड़ी हो सकता है। साकेत जी को चुप कराइए। आपकी सोच इतनी संकुचित है कि आप इसको भी आलोचना का विषय प्रवीण मानते जी, हो। अत्रे जी, एक सेकंड, आज बोल लेने दीजिए। आज आप बोलने नहीं दे रहे किसी को। किस प्रकार बहस करनी होती है? मैं ये कहता हूँ साकेत, ये बताइए क्या ये तर्क बनता है? कोई तरीका नहीं लोगों के पास। चलिए बेहतर ठीक होता है कि ऐसे लोगों को टीवी डिबेट से संदीप जी, चलिए ठीक है संदीप जी, बोलिए अपनी बात आप रखिए लोगों संदीप की जी। परेशानी ये है कि आप संदीप जी, झूठ आप बोलना बताइए। चाहते हो और वो चलता नहीं है। चिल्ला चिल्ली करने में विश्वास रखते हैं ताकि संदीप जी। पब्लिक को असलियत का पता न चल पाए, बीच में डिस्टर्ब करते हैं। इनसे ये पूछे साकेत जी, रिंडाना के आसपास के 8 गांव थे, वहां फसलें डूबी पड़ी थी, इन्होंने फसलों उन पानी को निकालने के लिए कोई भी प्रबंध नहीं किया। किसान की फसलें डूबी खड़ी रहती हैं, ड्रेन की सफाई नहीं करवाते, समय पर उसकी मिट्टी नहीं निकलवाते, किसान की फसलें समय पर नहीं बिकवाते, किसान के लिए हर चौतरफा मार्ग भाजपा सरकार ने किया। 5 साल में ये तो बताएं कि इन्होंने बड़ौदा हल्के में क्या किया। 5 साल में एक ऐसा लैंडमार्क काम बता दे, केंद्र में मोदी की सरकार है, प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार है, कोई एक ऐसा विकास करे जिसके दम पर ये आगे आए। केवल ये आज ये कहते हैं कि हमने योगेश्वर दत्त एक अच्छा खिलाड़ी है, वो एक अच्छा प्रत्याशी है। क्या जोगेंद्र मलिक किसान का बेटा, क्या किसान का बेटा एक अच्छा प्रत्याशी नहीं हो सकता? जब देश में लाल बहादुर शास्त्री और चौधरी चरण सिंह जैसे किसान के बेटे अगर प्रधानमंत्री, फिर ये कुतर्क कर रहे हैं। योगेंद्र जो है किसान पुत्री है, ऐसा योगेश्वर है किसान पुत्री है, कैसा कुतर्क कर रहे हो भाई आप किसान को भी आपस में बांटना चाहते हो?
मतलब आपकी वो संकुचित सोच है जो किसान को भी बांटने की कोशिश कर रही है कि योगेंद्र मलिक तो किसान का बेटा है लेकिन योगेश्वर दत्त किसान का बेटा नहीं है। कैसी सोच रखी है आप लोगों ने? किस तरह की अच्छा ठीक है, प्रवीण जी एक सेकंड, संदीप जी एक सेकंड, संदीप जी एक सेकंड, प्रवीण जी एक सेकंड, आनंद जी के पास चलता हूँ, आनंद जी के पास चलते हैं। आनंद जी एक सवाल आपसे मेरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अब ये कह रहे हैं, खासतौर पर सांसद धर्मवीर जी का ये स्टेटमेंट सामने आया है कि बीजेपी और जेजेपी के वोट को अगर हम मिला दें तो पिछला विधानसभा चुनाव भी बीजेपी के प्रत्याशी योगेश्वर दत्त जीत जाते और इस बार तो मिलकर लड़ रहे हैं, तो इस बार कांग्रेस कहां टिकेगी? जेजेपी वाले अगर ये बात कही हमारे वोट इनके साथ मिल जाए, भाजपा ने अभी पिछले दिनों तक तो झंडा भी नहीं लगाया था, वो साझा उम्मीदवार बताया, रिक्वेस्ट करके तो उन्होंने झंडा लगाया। और जेजेपी के कितने विधायक जो इनकी खिलाफत इस टाइम कर रहे हैं। और दूसरी बात, मैं भाजपा के प्रत्याशी की बात करूं, वोट मांगने जब गई वो क्या कहती है, उस समय भयभीत है कि यो ना सोचो कि ये भाजपा से टिकट लेगा या ना आपको बेटो समझो। उसको भी पता कि भाजपा के हालात खराब है, पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर भाजपा के हालात खराब है, क्योंकि भाजपा ने केवल कोई विकास कार्य नहीं किया, भ्रष्टाचार किया, कि वो होमगार्ड भर्ती की बात हो, रजिस्ट्री की बात हो, शराब घोटाले की बात हो, धान की बात हो, दाल की बात हो, जीएसटी की बात हो, किलोमीटर स्कीम की बात हो, माइनिंग की बात हो, आईटीआई लीक पेपर की बात हो, गिरदावरी की बात हो, कोरोना के अंदर लोग पूरा खा दिया, मैं की बात हो, काउंटर ले लेता भ्रष्टाचार के अलावा कोई विकास कार्य नहीं किया। प्रवीण जी एक स्टेटमेंट का जिक्र कर रहे हैं आनंद जी, एक ले लेते हैं, रिएक्शन लेते हैं प्रवीण जी का। आनंद जी ने, प्रवीण जी, योगेश्वर दत्त की पत्नी का जिक्र किया, उनकी जो एक बाइट सामने आई है जिसमें उनको ने जिक्र किया है कि बीजेपी का मत समझो, अपना बेटा समझो और वोट दे दो। क्या ये साकेत, ये आप भी जानते हैं कि चुनाव के अंदर बहुत से राजनीतिक दल किसी भी वीडियो फुटेज को, राजनीतिक दल नहीं, उनकी धर्मपत्नी राजनीतिक दल नहीं कहा, यहाँ पे केवल इतना है कि योगेश्वर दत्त जो मात्र 5 एकड़ भूमि की खेती करने वाले किसान का पुत्र है, वो इनको किसान नजर नहीं आता, लेकिन जो आदमी 35 एकड़ की खेती करता है वो इनको किसान नजर आता है। ये किस तरह की सोच है? तो गरीब किसान का पुत्र जो मात्र 5 एकड़ की खेती करता है तो किसान नहीं दिखता इनको। यहाँ पे क्या कह रहे थे, हालांकि मैंने स्पष्ट कहा था कि मेरी चर्चा का विषय ये नेशनल लोकदल नहीं है, लेकिन मुझे करनी पड़ेगी। ये कह रहे कैसे हो गया? गरीब किसान कहाँ से हो गया? करोड़ों रुपए का मालिक है, गरीब किसान कैसे हो गया? उनकी धर्मपत्नी खुद कहती है कि भाजपा हमें छूट नहीं करती, भाजपा को छोड़िए, आप उसकी तरफ देखिए। आपकी तो सरकार के ऊपर क्वेश्चन मार्क आपके उम्मीदवार की पत्नी लगा रही है। भाजपा के प्रवक्ता मतलब उस भी व्यक्ति को, एक मान लो खिलाड़ी को भी भ्रष्टाचार के अंदर शामिल करना चाहती है। भाजपा केवल और केवल लोगों को यूज करना जानती है। अब प्रधानमंत्री की बात ले ले, केवल वो मन की बात करते हैं, कभी भी मीडिया के सामने नहीं आते। पूरे 6 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस नहीं की, केवल मन की बात कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई जवाब देने के लिए कोई बात है ही नहीं। अच्छा प्रवीण अत्रे जी, एक सवाल का जवाब मुझे दीजिए। कोई काम नहीं कर रहे। ठीक है, एक सवाल का जवाब मुझे दीजिए प्रवीण अत्रे जी। प्रवीण अत्रे जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि धर्मवीर जी जिसका जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी और जेजेपी के वोट मिल जाते तो पिछली बार भी जीत जाते, मगर आपको याद होगा प्रवीण अत्रे जी कि जेजेपी का वोट मतदाताओं ने जो दिया था वो बीजेपी के खिलाफ दिया था, बीजेपी के साथ नहीं। उस समय जेजेपी बीजेपी के खिलाफ थी और ये जो वोट था वो जेजेपी को मिला था बीजेपी के खिलाफ। तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि इस बार के चुनाव में वो जो वोट है वो कांग्रेस या इनेलो की तरफ ना जाकर बीजेपी की तरफ चला जाएगा? प्रवीण अत्रे जी, चलिए। बुजुर्गों से 500 रुपए पेंशन देने की बात की, वो चुप बैठे। अभी तक तो इनका मिनिमम प्रोग्राम ही नहीं लागू हो पाया। 1 वर्ष पूरा हो गया, बीजेपी जेजेपी वाले तो मिनिमम प्रोग्राम लागू नहीं कर पाए। ये क्या प्रदेश का विकास करेंगे? जी, यही सवाल मैं संदीप गोयल जी आपसे लेना चाहता हूं। बीजेपी ये जो दम भर रही है कि जेजेपी का वोट भी इस बार बीजेपी के खाते में आएगा, खुशफहमी है या गलतफहमी है? बात स्पष्ट रहेगा कि जेजेपी ने जो वोट लिए थे प्रोग्राम के में 32,000 के करीब, वो भारतीय जनता पार्टी का मुखर विरोध करके किए, प्रधानमंत्री का विरोध करके थे, मनोहर लाल खट्टर का विरोध करके कहे थे। वो कहते थे कि राजनीतिक गोलियों से यहाँ के 40 युवा मारे गए,
तीन बार हरियाणा को जला गया, खट्टर को यमुना पार कर देंगे, पता नहीं वो यमुना पार हुए या नहीं हुए, परंतु ये स्पष्ट है कि ना तो वो वोट कांग्रेस को जाएगा, ना वो वोट बीजेपी को जाएगा, क्योंकि वो वोट इन दोनों पार्टियों के खिलाफ का था। और वो वोट तो आज की सूरत में तो कतई नहीं जाएगा जब कृषि कानून 3 लेके जो किसान ले लेते इसी का रिएक्शन ले लेते प्रवीण अत्रे जी से। प्रवीण जी पूछिए, ये सवाल मैंने आपसे किया था लेकिन ये आवाज मेरी पहुंची नहीं थी आप तक। जी देखिए, ऐसा है साकेत, जब 1999 में इंडियन नेशनल लोकदल ने हरियाणा में सरकार बनाई थी, हरियाणा विकास पार्टी चौधरी बंसीलाल की सरकार टूटी थी, उस वक्त जिन विधायकों ने समर्थन देके सरकार बनाई थी, चाहे उसमें राजकुमार सैनी थे या दूसरे थे, उन्होंने चुनाव में वोट किसके खिलाफ मारा था? उन्होंने भी तो इंडियन नेशनल लोकदल के खिलाफ वोट मारा था। उस वक्त इन्होंने आपने उनका समर्थन लेके सरकार क्यों बना ली? चलिए ठीक है, मतलब पंचायत को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस मीठा पंचायत में शरीक होने के लिए। आगे भी बड़ौदा पर हम लगातार पॉलिटिकल पंचायत करते रहेंगे, वहां के मसले, वहां के मुद्दे भी उठाते रहेंगे, वहां के आ रहे तमाम बयानातों को भी हम सामने रखेंगे। आज की पेशकश में इतना ही, छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।